क्लास 10th का है ये। हम लोग अभी पढ़ेंगे हमारी अर्थव्यवस्था। कक्षा 10th का भाग 2 का है और 1 का कौन है, 9th का। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे और देखेंगे प्रत्येक चैप्टर को। विषय सूची में देखेंगे अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। और दूसरा चैप्टर क्या है, राज्य एवं राष्ट्र की आय, मुद्रा, बचत एवं सखा, हमारी वित्तीय संस्था, रोजगार एवं सेवाएं, वैश्वीकरण, उपभोक्ताओं, जागरण एवं संरक्षण। ये चैप्टर है और इस चैप्टर के अंतर्गत हम सारी चीज़ को कवर करेंगे और देखेंगे। अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। तो अर्थव्यवस्था और अर्थव्यवस्था एक अलग चीज़ होता है। अब इसका विकास का इतिहास। तो भारतीय अर्थव्यवस्था का वर्तमान स्वरूप कोई एक दिन की संरचना नहीं है। जो भारत की अर्थव्यवस्था है ये आज की संरचना नहीं है, ये आज की बनावट नहीं है, यही कहना चाहता है। इसके मूल सूत्रों का जड़ काफ़ी गहरी है। जो इसका मूल सूत्र है भारतीय अर्थव्यवस्था का, जो आज का ये वर्तमान स्वरूप नहीं है, इसका जो मूल स्वरूप है वो काफ़ी काफ़ी जड़ें गहरी है। इसका जो जड़ है, अर्थव्यवस्था का जो जड़ है, भारतीय अर्थव्यवस्था का जड़ है, वो कौची है, बहुत ज़्यादा गहरी है। 15 अगस्त 1947 को मिली आज़ादी से लगभग 200 वर्षों तक भारत ने अंग्रेजों शासन का गुलाम था। तो 15 अगस्त 1947 को मिली आज़ादी। हम लोग को कब आज़ादी मिली थी? 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली। इससे पहले यानी आज़ादी के पहले 15 अगस्त 1900 आज़ादी के पहले लगभग 200 वर्ष तक भारत अंग्रेजों का गुलाम था। तो भारत क्या था? अंग्रेजों का गुलाम था। 15 अगस्त से पहले 200 साल तक भारत क्या था? अंग्रेजों का गुलाम था। उस समय यानी कुछ समय 200 साल पहले, उस समय भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो आज़ादी के पहले भारत को क्या कहा जाता था? सोने की चिड़िया कहा जाता था। मतलब इसकी अर्थव्यवस्था बहुत समृद्ध थी, सोने की चिड़िया कहा जाता था। लेकिन अंग्रेजी शासन ने सोने की इस चिड़िया को भरपूर शोषण किया। यानी सोने की इस चिड़िया को भरपूर लूटा। शोषण करने मतलब यहाँ का लूट किया, शोषण किया और जमकर लूटा, जिसके कारण भारत में आर्थिक विकास की गति मंद एवं नगण्य रही। तो सोने की चिड़िया यहाँ कहा जाता था, लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया? सोने की चिड़िया लूट लिया और जिससे भारत की जो आर्थिक क्रिया है वो बहुत एकदम मंद हो गया या नगण्य, एकदम नहीं के बराबर रहा। आज़ादी के समय भारतीय अर्थव्यवस्था का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, संस्कृति पूर्ण उत्थान कर दुनिया को एक अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में प्रस्तुत करना हमारी नीति निर्धारक को समझ चुनौती थी। तो आज़ादी के समय जो भारतीय अर्थव्यवस्था था उसके क्या था? सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से और राजनीतिक संस्कृति पुनरुत्थान कर दुनिया को अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में प्रस्तुत करना हमारी जो नीति है उसकी बहुत बड़ी चुनौतियाँ थी। ठीक है, इस अध्याय में हम अर्थव्यवस्था का परिचय, इस अध्याय में हम क्या पढ़ेंगे? अर्थव्यवस्था का परिचय, अर्थव्यवस्था का विकास। 1 नंबर में पढ़े अर्थव्यवस्था का परिचय, उसके बाद अर्थव्यवस्था का विकास। तीसरा नंबर में कितना पढ़ेंगे? विकास का माप एवं विभिन्न सूचांक। उसके बाद ये 3 को पढ़ेंगे, परिचय, अर्थव्यवस्था का परिचय और अर्थव्यवस्था का विकास और मापन, और बिहार के विकास की स्थिति, और बिहार का जो विकास की स्थिति है और देश के आर्थिक विकास में बिहार के आर्थिक विकास की भूमिका, मूलभूत आवश्यकता एवं विकास के संबंध आदि बातों पर प्रकाश डालेंगे। अर्थव्यवस्था का परिचय पहले कौन सा पढ़ेंगे? अर्थव्यवस्था का परिचय, है ना। यहाँ 1 नंबर में पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था का परिचय। तो अर्थव्यवस्था का परिचय हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे। तो अंग्रेजी शासन ने भारतीय अर्थव्यवस्था को अपना एक उपनिवेशिक कॉलोनी बनाकर रखा था। तो अंग्रेजी शासन क्या, ब्रिटिश ने क्या कर रखा था? जो भारतीय अर्थव्यवस्था को अपना उपनिवेशिक शासन, यानी यहाँ वो शासन करता था और हम किसका उपनिवेश थे? यानी ब्रिटिश सरकार का, अंग्रेजी का उपनिवेश था, बना कर रखा था। उन्होंने फूट डालो और शासन करो। उन्होंने किस नीति का अपनाया था? डिवाइड एंड रूल, यानी फूट डालो, भारतीय में फूट डालो हिंदू मुस्लिम के रूल पर और अपना
शासन करो की नीति अपनाकर भारत को अपना दास बना लिया, यानी गुलाम बना लिया। यहाँ हिंदू मुस्लिम लड़ते रहे और हम लोग क्या करें, इसका लूट कर रखेंगे। ब्रिटिश शासन के पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान होने के बावजूद उद्योग, व्यापार, यातायात, आधारभूत संरचना में अन्य कई महत्वपूर्ण देशों की तुलना में अच्छी स्थिति में थी, लेकिन शोषण और दमनकारी नीतियों के कारण भारत की स्थिति जर्जर हो गई। तो क्या था ब्रिटिश शासन के पूर्व, जो ब्रिटिश शासन जब नहीं था तो भारतीय अर्थव्यवस्था क्या था, कृषि प्रधान था। कृषि प्रधान होने के बावजूद यहाँ क्या था, उद्योग था, व्यापार था, यातायात था, आधारभूत संरचना में अन्य कई महत्वपूर्ण देशों की तुलना में अच्छी थी। और यहाँ क्या है, कई देशों के तुलना में यहाँ सब कुछ अच्छा था, लेकिन शोषण एवं दमनकारी नीतियों के कारण भारत की स्थिति जर्जर हो गई। और ये क्या हो गया, जैसे बहुत बढ़िया मकान है और मकान को जब वो शोषण करने लगा तो जब मकान कैसा हो गया, अर्थव्यवस्था जर्जर हो गया। पहला नंबर क्या हुआ, गरीबी आ गया, अशिक्षा आ गया, अंधविश्वास हो गया, विषमता मतलब ऊंच नीच के भावनाओं, शोषण के साम्राज्य था। और शोषण का क्या था, साम्राज्य था। अंग्रेजी शासन के लगभग 200 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था में कई विकास नहीं हुआ। जब अंग्रेज ने शोषण किया तो इसमें कोई विकास नहीं हुआ। प्रति व्यक्ति आय की अस्थिरता, कृषि पर जनसंख्या की बढ़ती दबाव, प्रति व्यक्ति का अस्थिरता हो गया, जनसंख्या पर बढ़ती, कृषि पर जनसंख्या का बढ़ती हुई निर्भरता, हस्तशिल्प उद्योग का पतन हो गया तथा उसके बाद लगभग नष्ट हुई औद्योगिक व्यवस्था इस बात का पूरी तरह से स्पष्ट करता है कि अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का शोषण किया। अब उपनिवेशिक यानी कॉलोनी के बारे में हम लोग जानेंगे। जब कोई भी देश किसी बड़े समृद्धशील राष्ट्र को शासन के अंतर्गत रखता है, तो हमारा देश क्या था, समृद्धशील राष्ट्र था। और कौन रख रहा था, अंग्रेज। और उसके समस्त आर्थिक एवं व्यावसायिक कार्यों को निर्देशन एवं नियंत्रक शासक देश का होता है। तो उसमें कौन शासक कर रहा था, ब्रिटिश कर रहा था। तो ऐसे शासित देश को शासक देश का उपनिवेश कहा जाता है। भारत करीब 200 वर्षों तक ब्रिटिश शासन का एक उपनिवेशिक था। अब हम लोग अर्थव्यवस्था का अर्थ हम अपने दैनिक जीवन में देखते हैं कि पर्याय सभी लोग अपनी आजीविका का अर्जन के लिए विभिन्न क्रिया में लगे रहते हैं। इसका क्रियाओं मुख्य रूप से वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन से संबंधित होती है। उदाहरण के लिए किसान खेत एवं खलिहान में, मजदूरों कल कारखानों में, शिक्षक स्कूल में और कॉलेज में एवं वकीलों कोर्ट कचहरी में अपने कार्य में लगे रहते हैं। अब प्रश्न यह है कि यह सभी लोग अपने कार्य में व्यस्त क्यों रहते हैं। इसका उत्तर में यह कहा जाता है कि यह सभी लोग धन कमाने का उद्देश्य से विभिन्न आर्थिक क्रिया में लगे हुए, जिससे उनका परिवार का सदस्य की आवश्यकता पूरी हो सके। हमारी वह सभी क्रियाएं जिनके हमें आय से प्राप्त होती हैं आर्थिक क्रिया कहलाती हैं। क्या कहलाती है, आर्थिक क्रिया कहलाती हैं। अर्थव्यवस्था एक ऐसे तंत्र है या ढांचा है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के आर्थिक क्रिया संपादित किया जाती हैं, जैसे कृषि, उद्योग, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, परिवहन तथा संचार आदि। यह आर्थिक क्रिया एक और तो विभिन्न प्रकार की वस्तु एवं सेवा का संपादन करती हैं तो दूसरी ओर लोगों के रोजगार का अवसर प्रदान करती हैं ताकि वह अपनी आवश्यकताओं को संतुष्टि होते हुए देश में उत्पादित वस्तु और सेवा का क्रय कर सके। लोगों की आवश्यकता को संतुष्टि के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तु और सेवा का उत्पादन करती हैं, लोगों को रोजगार का अवसर प्रदान करती हैं। कुछ अर्थशास्त्रियों ने अर्थव्यवस्था को निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित किया है। ओथर लेविस के अनुसार अर्थव्यवस्था का अर्थ है किसी राष्ट्र के संपूर्ण व्यवहार से होता है जिसके आधार पर मानवीय आवश्यकता को संतुष्टि के लिए वह अपने संसाधन का प्रयोग करता है। ब्राउन के अनुसार अर्थव्यवस्था आजीविका का अर्जन की एक प्रणाली है। इकोनॉमिक्स इज द सिस्टम ऑफ अर्निंग लाइवहुड। दूसरे शब्दों में अर्थव्यवस्था आर्थिक क्रिया का एक ऐसा संगठन है जिसके अंतर्गत लोग कार्य करके अपनी आजीविका चलाती है। तो ये सब क्या था, अर्थशास्त्री था। और ये अर्थव्यवस्था का ये लोग क्या दिया, ये परिभाषा दिया। संपेक्ष में अर्थव्यवस्था समाज के सभी आर्थिक क्रिया का योग है। अर्थव्यवस्था क्या है, समाज के सभी आर्थिक क्रियाओं का योग है। इसी प्रकार बिहार की अर्थव्यवस्था का अर्थ बिहार वासियों के संपूर्ण आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन से है, जिसके आधार पर बिहार वासियों के मानवीय आवश्यकता को संतुष्टि के लिए बिहार के संसाधनों का प्रयोग किया जाता है। अर्थव्यवस्था की संरचना एवं ढांचा।
अर्थव्यवस्था की संरचना का मतलब है विभिन्न उत्पादन क्षेत्र में इसका विभाजन से है। चूंकि अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकार के आर्थिक क्रिया अथवा गतिविधियां संपादित की जाती हैं, जैसे कृषि, उद्योग, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, परिवहन, संचार आदि। इन क्रियाओं के मोटे तौर पर हम 3 भागों में बांटे हैं। पहले कितने भागों में बांटे हैं? 3 भाग। प्राथमिक क्षेत्र यानी प्राइमरी सेक्टर, द्वितीय क्षेत्र सेकेंडरी सेक्टर, तृतीय या सेवा क्षेत्र थर्ड सेक्टर या सर्विस सेक्टर भी इसे कहा जाता है। तो अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? प्राइमरी सेक्टर, द्वितीय सेक्टर और तृतीय सेक्टर। सभी अर्थव्यवस्था की तरह भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना भी 3 भागों में बांटा जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था का संरचना का एक चार्ट द्वारा आसानी से समझा जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन इकोनॉमिक्स। तो पहला क्या है? प्राथमिक क्षेत्र में कौन आएगा? कृषि। यहाँ पहला प्राथमिक क्षेत्र में कौन सा आएगा? कृषि आएगा, पशुपालन आएगा, वन आएगा, मछली आएगा, मछली पालन, ये सब कौन सा है? प्राथमिक क्षेत्र है। तो प्राथमिक क्षेत्र में ये सब तीनों आएगा। द्वितीय क्षेत्र में कौन सा है? उद्योग है, निर्माण है, गैस एवं बिजली। उसमें भी उद्योग में कौन सा आएगा? कुटीर उद्योग यानी छोटा उद्योग, उससे लघु उद्योग और बड़ा उद्योग। तृतीय क्षेत्र में कौन आएगा? बैंक आएगा, परिवहन आएगा, उसके बाद क्या आएगा? संचार आएगा, व्यापार, अन्य सेवा। ये सारा चीज किस तृतीय क्षेत्र में हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया, और ये तीनों भागों है प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। यहाँ तक। उसके बाद उद्योग को भी बांटा है। प्राथमिक क्षेत्र को देखिए, प्राथमिक क्षेत्र के कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। तो प्राथमिक क्षेत्र को किससे किया जाता है? कृषि क्षेत्र में। कृषि में क्या क्या होता है? कृषि में हम लोग यहाँ देखेते हैं तो कृषि में क्या होता है? कृषि होता है धान उपजाना, पशुपालन, वन, मछली पालन, ये सब कौन सा क्षेत्र में आ जाएगा? तो प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत कृषि भी आ जाएगा, पशुपालन भी हम लोग कर सकते हैं, उसके बाद मछली पालन भी कर सकते हैं, जंगल से वस्तु को प्राप्त करने जैसे व्यवसाय। जब से जंगल से हम वस्तु को कुछ प्राप्त करते हैं, वो भी किस क्षेत्र में आ जाएगा? प्राथमिक क्षेत्र में। मछली पालन भी प्राथमिक क्षेत्र में, पशुपालन भी प्राथमिक क्षेत्र में, कृषि भी प्राथमिक क्षेत्र में है। द्वितीय क्षेत्र को उद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। तो द्वितीय क्षेत्र बोलिए या उद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। इसके अंतर्गत खनिज व्यवसाय, खनिज का जो व्यवसाय कर रहा है, निर्माण कार्य, जन उपयोगी सेवा जैसे गैस और बिजली आदि के उत्पादन आता है। तृतीय क्षेत्र में क्या कर? तृतीय क्षेत्र का सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत बैंक आ जाता है एवं बीमा, परिवहन, संचार एवं व्यापार आदि क्रिया सम्मिलित होती हैं। ये क्रियाएं प्राथमिक एवं द्वितीय क्षेत्र की क्रियाओं के सहायता प्रदान करती है। इसलिए इसे सेवा क्षेत्र कहा जाता है। राष्ट्रीय आय में इन तीनों क्षेत्र का योगदान का तिलिक द्वारा समझा जा सकता है। तो प्राथमिक क्षेत्र 1991 में कृषि क्षेत्र में कितना योगदान था? 63.6, और 1947 में क्या था? 58.7, और 2007 में कितना बढ़ गया? तो ये बढ़ गया 22 पॉइंट इतना बढ़ गया। ठीक है, 1901 में इतना था, इतना में 1947 इतना में। द्वितीय क्षेत्र में 12.7 था, यहाँ कितना हो गया? 14 बढ़ा है 1947 2007 में 22%। तृतीय क्षेत्र में 23.7, और यहाँ आ गया ये 27.0। यहाँ सबसे ज़्यादा तृतीय क्षेत्र में क्या बढ़ा है? 56.0 इतना 100 हो गया, और 100 मतलब ये तीनों 100 जोड़ेंगे 6 2 8 2 10, तो 100 बढ़ा है। इसमें अनुपातिक में ज़्यादा कुछ नहीं बढ़ा है। ठीक है, तो ये हमें भी 1901 में, 1947 2007 में इस क्षेत्र में तिलक मतलब तालिक एक से स्पष्ट है कि आज़ादी के समय प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 58.7% था, जो घटकर केवल 22% रह गया। तो ये क्या हुआ? पहले 58% था किसमें क्षेत्र में था? प्राथमिक क्षेत्र में। लेकिन अब क्या हो गया? कृषि घटकर कितना प्रतिशत रह गया? 22% रह गया। द्वितीय क्षेत्र में 1947 में 14% था, जो अब बढ़कर कितना हो गया? 22% हो गया। यानी कृषि के क्षेत्र में तो घट गया, लेकिन क्या हो गया? लेकिन क्या है, द्वितीय क्षेत्र में जो उद्योग क्षेत्र में वो बढ़ गया। पहले 14 था, इतना हो गया। तृतीय क्षेत्र में 1947 में 27% था, जो बढ़कर 56% हो गया। यानी 27 दूना 54 दुगना हो गया। इसका अर्थ यह है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद योजनात्मक विकास का क्रम में भारत में समृद्धि की ओर बढ़ रहा है। अर्थव्यवस्था का प्रकार, तो अर्थव्यवस्था आज विश्व में निम्न 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था पाई जाती है। आज पूरी दुनिया में कितने प्रकार की अर्थव्यवस्था पाई जाती है? 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था पाई जाती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक्स। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जहां
उत्पादन के साधन के स्वामित्व निजी व्यक्तियों के पास होता है, जो इसका उपयोग अपने निजी लाभ के लिए करते हैं। जैसे अमेरिका, ये क्या करते हैं, यहाँ का जो भी पूंजीपति है सिर्फ अपने लाभ के लिए काम करता है, व्यक्ति किसी अपने लाभ के लिए काम करता है और किसी व्यक्ति के लिए लाभ का काम नहीं करता है। जैसे इसका उपयोग अपने निजी लाभ के लिए करता है, चाहे कोई निजी व्यक्ति हो या चाहे कोई संस्था हो, सिर्फ अपने लाभ के। जैसे अमेरिका में क्या करता है निजी व्यक्ति, जापान हो गया, ऑस्ट्रेलिया आदि, ये सब कौन सी अर्थव्यवस्था अपनाता है, ये सब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था। दूसरा नंबर में क्या है, समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जहां उत्पादन के साधन के स्वामित्व एवं संचालन देश के सरकार के पास होता है, जिसका उपयोग सामाजिक कल्याण के लिए किया जाता है। चीन कैसा है, समाजवादी अर्थव्यवस्था। क्यूबा, तो यहाँ समाजवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था जिसका उत्पादन साधन स्वामित्व सरकार के पास होता है। जो समाज अर्थव्यवस्था का पूरा साधन किसके संचालन करता है, सरकार के पास होता है, और सामाजिक कल्याण के लिए काम करता है। तो सरकार के पास धन होता है और सारा काम किसको करते हैं, सामाजिक। जैसे चीन हो गया, क्यूबा आदि देश, वो समाजवादी अर्थव्यवस्था है। विगत वर्षों में भूमंडलीकरण के एवं उदारीकरण के कारण समाजवादी अर्थव्यवस्था स्वरूप बदलने लगा, और क्या है, ये पूरा बदलने लगा। अब ये क्या करता है, चाइना चाहे क्यूबा पूरे देश में भूमंडलीकरण के कारण, उदारीकरण के अपना माल कहाँ बेचता है, पूरे देश में बेचता है, क्योंकि यहाँ सरकार पूरे देश में इधर से उधर करता है, कोई निजी आदमी तो कर नहीं सकता, पूरे सरकार पूरे विश्व में ये अपना माल फैलाता है। इसलिए आज चीन सबसे आगे है अर्थव्यवस्था। हम लोग का कैसा व्यवस्था, अर्थव्यवस्था हम लोग का कैसा, भारत का है मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमिक्स। मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवादी तथा समाजवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रण है। तो पूंजीवादी है, जैसे पूंजी भी रहेगा सरकार के पास, और समाजवादी अर्थव्यवस्था मतलब दोनों, सरकार का भी रहेगा और क्या है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, और कोई पूंजी संस्था का भी रहेगा। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ हुआ जहां उत्पादन के साधन स्वामित्व सरकार तथा निजी व्यक्ति के पास होता है। तो सरकार के भी पास स्वामित्व होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा किसका स्वामित्व होगा, सरकार का होगा, और उसे निजी व्यक्ति के पास होता है। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। यह अर्थव्यवस्था पूंजीवादी समाजवादी के बीच का रास्ता है। इट इज़ ए मिड वे बिटवीन कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म। तो दोनों का ये मिला रूप है, पूंजीवादी और समाजवादी दोनों मिला रूप है। अर्थव्यवस्था का विकास, अब हम लोग देखेंगे यहाँ अर्थव्यवस्था का विकास। तो अर्थव्यवस्था का विकास एक लंबा इतिहास है। जो हम लोग का अर्थव्यवस्था का विकास है, क्या है, एक लंबा इतिहास है। अर्थव्यवस्था का विकास एक पौधे की विकास की तरह होता है। जिस तरह एक पौधे क्रमशः विकास होता जाता है और परिपक्व की स्थिति में उसका फल, डाली आदि का उपयोग मानव हित में होता है, ठीक उसी तरह एक अर्थव्यवस्था का आदिम काल से अब तक का विकास हुआ है। अर्थव्यवस्था हुए परिवर्तन को हम अर्थव्यवस्था का विकास की कहानी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, विकास की कहानी कह सकते हैं। अर्थव्यवस्था को विकास को देखने के लिए हमें अपने देश भारत के आर्थिक विकास के स्थिति को देखना होगा। भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास की स्थिति किसी एक समय चमत्कारी स्थिति में नहीं है, इसका एक अपना इतिहास है। और इसका क्या है, एक अपना इतिहास है। आर्थिक विकास के लिए हम निम्नलिखित स्थिति को विवेचना करें, जो हमें पारस्परिक सहयोग क्रिया है। आर्थिक विकास तथा मौद्रिक विकास। पहले हम आर्थिक विकास की चर्चा करेंगे। जो आर्थिक नियोजन इकोनॉमिक्स प्लानिंग के द्वारा संपन्न होता है, इससे पहले जान लेना आवश्यक है कि आर्थिक विकास क्या है। तो ऐसे तो आर्थिक विकास की परिभाषा को लेकर अर्थशास्त्रियों में काफ़ी मतभेद हैं। इसकी एक सर्वमान्य परिभाषा नहीं दी जा सकती, फिर भी हम इसकी कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा को जान ले। प्रोफेसर रोस्टोल्वे के अनुसार आर्थिक विकास एक और श्रम शक्ति में वृद्धि की दर तथा दूसरी ओर जनसंख्या में वृद्धि के बीच संबंध है। तो एक और क्या है, श्रम की शक्ति का वृद्धि है, तो दूसरी ओर जनसंख्या के वृद्धि के बीच का संबंध है। समावेशी विकास, इंक्लूसिव ग्रोथ। आर्थिक विकास की जिस पद्धति या प्रक्रिया समाज के सभी वर्गों को जीवन स्तर ऊंचा हो जाए तथा समाज के कोई भी वर्ग विकास के लाभ से अछूता नहीं रहे, तो ऐसे ही विकास को क्रिया को समावेशी विकास कहा जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्थिक विकास की जिस पद्धति या प्रक्रिया द्वारा समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा होता है, तो समाज के कोई भी वर्ग विकास के लाभ से अछूता नहीं रहता, ऐसी विकास की क्रिया को समावेशी विकास कहा जाता है। प्रोफेसर मेयर एवं बिलोडोविन ने बताया कि आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा दीर्घकाल में किसी अर्थव्यवस्था के वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है।
अतः स्पष्ट है कि आर्थिक विकास आवश्यक रूप से परिवर्तन की प्रक्रिया है। आर्थिक विकास क्या है? परिवर्तन की प्रक्रिया है। इससे अर्थव्यवस्था के ढांचे में परिवर्तन होता है। इससे क्या होता है? अर्थव्यवस्था के परिवर्तन में ढांचे परिवर्तन होता है। इसके चलते प्रति व्यक्ति आय, वास्तविक आय बदलती है तथा आर्थिक विकास के निर्धारण नियंत्रण बदलता रहता है। आर्थिक विकास का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था के समस्त क्षेत्रों में उत्पादकता को ऊंचा स्तर प्राप्त करना होता है। इसके लिए विकास की प्रक्रिया को गतिशील करना पड़ता है। आर्थिक विकास के जान लेने के बाद आप यह भी जान ले कि आर्थिक विकास, आर्थिक वृद्धि और आर्थिक प्रगति में क्या अंतर है। समानता आर्थिक विकास इकोनॉमिक डेवलपमेंट तथा आर्थिक वृद्धि इकोनॉमिक्स ग्रोथ में कोई अंतर नहीं माना जाता है। दोनों शब्द के एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, लेकिन इधर अर्थशास्त्रियों ने इन दोनों के बीच अंतर किए जाने लगा है। श्रीमती उर्सल हिविस, मिस्टर उल्वर्स हिकिस के अनुसार वृद्धि शब्द का प्रयोग आर्थिक दृष्टि से विकसित देश के संबंध में किया जाता है, जबकि विकास डेवलपमेंट शब्द का प्रयोग विकासशील अर्थव्यवस्था के संदर्भ में किया जा सकता है। डॉक्टर ब्राइट सिंह ने लिखा है कि ग्रोथ शब्द का प्रयोग विकसित देशों के लिए किया जा सकता है। सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आज प्राकृतिक साधन जैसे कोयला, गैस, पेट्रोलियम, वन, जल, सूर्य के प्रकाश आदि का इस तरह प्रयोग होता रहा है। भावी पीढ़ी के इन प्राकृतिक संसाधन से वंचित होना पड़ेगा। कैसे वंचित होना पड़ेगा? कोयला जो हम उपयोग कर रहे हैं, गैस, पेट्रोलियम, वन, जल, सूर्य के प्रकाश आदि तरह का प्रयोग होता रही भावी पीढ़ी के लिए इन्हें प्रकृति से वंचित होना पड़ेगा। यही नहीं, वर्तमान उत्पादन तकनीकी ने पर्यावरण प्रदूषण, इन्वायरमेंट पॉपुलेशन की गंभीर समस्या को जन्म दिया। अनेक उत्पादन क्रिया जल, वायु एवं भूमि को प्रदूषित कर रही हैं, जो आज एक चिंता का विषय है। इन सब समस्याओं का कारण विकास की वर्तमान पद्धति एवं प्रक्रिया के जारी रखना उचित नहीं कहा जा सकता है। इन विकल्पों के रूप में सतत विकास या पोषणीय विकास का अवधारणा का जन्म हुआ है। सतत विकास की शाब्दिक अर्थ है ऐसा विकास जो जारी रह सके, टिकाऊ बना रह सके। सतत विकास में न केवल वर्तमान पीढ़ी बल्कि भावी पीढ़ी का विकास में ध्यान रखा जाता है। बर्नलैंड आयोग कमीशन ने सतत विकास के बारे में बताया कि विकास की वह प्रक्रिया जिसमें वर्तमान की आवश्यकता के बिना भावी पीढ़ी को क्षमता योग्यता से समझौता के पूरी की जाती हैं। इस तरह मेडोसीसिन नामक एक अर्थशास्त्री ने बताया कि धनी देश में आय की बढ़ते हुए स्तर आर्थिक वृद्धि इकोनॉमिक ग्रोथ का सूचांक होता है, जबकि निर्धन देश में आय के बढ़ते हुए स्तर आर्थिक विकास इकोनॉमिक डेवलपमेंट सूचांक होता है। जहां तक आर्थिक प्रगति इकोनॉमिक प्रोग्रेस की बात की है तो यह एक व्यापक शाब्दिक शब्द है। इसका प्रयोग किसी आर्थिक विकास के लिए किया जा सकता है। इससे आर्थिक विकास, वृद्धि तथा आर्थिक विकास दोनों ही शामिल होता है। प्रायः आर्थिक प्रगति के स्थान पर आर्थिक वृद्धि या आर्थिक विकास के शब्दों के प्रयोग होता है। आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास एक दूसरे अर्थ में प्रयुक्त होता है। सच पूछा जाए तो विकास शब्द में वृद्धि शब्दों का अर्थ निहित है। अतः आर्थिक विकास, आर्थिक वृद्धि एवं आर्थिक प्रगति में कोई खास अंतर नहीं। इन तीनों के व्यवहार में एक ही जैसा समझा जा सकता है। प्रोफेसर लीविस की भी यही राय है। आप आर्थिक नियोजन के बारे में जान सकते हैं जिससे द्वारा आर्थिक विकास होता है। आर्थिक नियोजन का अर्थ है एक समय बुद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत पूर्व निर्धारित सामाजिक एवं आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अर्थव्यवस्था में उपलब्ध संसाधनों को नियोजित, समन्वय एवं उपयोग करना है। भारत में एक योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन, जो आने वाले 5 वर्षों के लिए आर्थिक विकास की योजना बनाता है। भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया। कब किया गया था योजना आयोग को? तब 50 को किया गया। इसका पेदन अध्यक्ष देश के प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू थे और अभी वर्तमान में भारत के योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह
था, यहाँ क्या हो जाएगा था, जब ये किताब छपा था। अभी तो मोदी आ गया है। योजना आयोग का शब्द में आर्थिक नियोजन का अर्थ राष्ट्र की प्राथमिकताओं को अनुसार देश के संसाधनों के विभिन्न विकासात्मक क्रिया में प्रयोग लाना, अर्थात इकोनॉमिक्स प्लानिंग मीन्स यूटिलाइजेशन ऑफ कंट्रीज रिसोर्सेज इनटू द डिफरेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज इन द एक्डोरेंस विथ नेशनल प्रॉपर्टीज। तो ये हो गया। उसके बाद भारत अभी तक अपनी 10 वार्षिक पंचवर्षीय योजना का पूरा कर चुका है। अब तक 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत विकास कर रहा है। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का अवधि 1991 से 1956 की थी। 11वीं पंचवर्षीय योजना का अवधि 2007-2012 के 12 हैं। भारत में आर्थिक विकास का श्रेय नियोजन को दिया जा सकता है। भारत में नियोजन के मुख्य उद्देश्य आर्थिक विकास के दर बढ़ाना है। कृषि एवं उद्योग। आर्थिक नियोजन का अर्थ है राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार देश के संसाधनों को विभिन्न विकासात्मक क्रिया में प्रयोग करना। भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया था। आयोग का अध्यक्ष पेदन भारत के प्रधानमंत्री होता है। सामान्यतः कामकाज का एक उपाध्यक्ष जो देखरेख में होता है, जिसकी सहायता के लिए आयोग का 8 सदस्य होता है। आधुनिकीकरणीय कारण आत्मनिर्भरता के प्राप्त करने तथा सामाजिक न्याय सोशल जस्टिस के बढ़ावा देने भारत में योजना का एक क्लिक द्वारा समझा जा सकता है। पहली पंचवर्षीय योजना कब हुआ था? 1991 से लेकर 1956 तक। दूसरी पंचवर्षीय योजना कब हुआ था? 1956 से लेकर 1961 तक। 7वीं पंचवर्षीय योजना कब हुआ था? 1985 से लेकर 1990 तक। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से लेकर 2007 तक। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से लेकर 2012 तक। अब यहाँ से राष्ट्रीय विकास परिषद नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल NDC भारत में राष्ट्रीय विकास का परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को किया गया था। इस गठन का आर्थिक नियोजन हेतु हुए राज्य सरकार तथा योजना आयोग के बीच तालमेल के साथ सहयोग का वातावरण बनाने के लिए किया गया था। राष्ट्रीय विकास परिषद में सभी राज्य के मुख्यमंत्री इसका पेदन सदस्य होते हैं। प्रत्येक पंचवर्षीय योजना बनाने के लिए कार्य योजना आयोग का और अंत में राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा अनुमोदित होती हैं। मौद्रिक विकास। अब हम लोग ये क्या पढ़ेंगे? मौद्रिक विकास। मौद्रिक विकास वर्तमान 21वीं सदी में मनुष्य के अनेक प्रकार की सुख सुविधाएं उपलब्ध हैं। यदि हम इसके पीछे का इतिहास को देखें तो लगता है कि विगत वर्षों में इन सुख सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए मनुष्य के कठिन परिश्रम करना पड़ा है। जब मुद्रा का विकास नहीं हुआ था तो लोग वस्तु से वस्तु को लेन देन कर अपनी आवश्यकता को पूर्ति करते थे। अर्थव्यवस्था की उस अवस्था को वस्तु विनिमय प्रणाली बेटरेट सिस्टम कहा जाता था। वह अर्थव्यवस्था आर्थिक विकास की प्रारंभिक अवस्था थी। चूंकि उस समय मनुष्य की संख्या तथा आवश्यकता दोनों ही कम थी, इसलिए वस्तुओं को लेन देन आदान प्रदान से उनकी आवश्यकता की पूर्ति हो जाया करती थी। लेकिन बाद में लोगों की आवश्यकता बढ़ती चली गई और उनकी संख्या बढ़ने के कारण अब छोटे से कस्बे से बढ़कर बड़े गांव एवं क्षेत्रों में मनुष्य के फैलाव होने लगा। इस स्थिति में मनुष्य की सोच के आधार पर विनिमय के एक सामान्य इकाई मुद्रा का प्रादुर्भाव हुआ। अब वस्तु के बदले वस्तु नहीं बल्कि मुद्रा के द्वारा विनिमय एक्सचेंज की क्रिया होने लगी। अब दूर दराज क्षेत्रों में भी अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए अनाज या अन्य वस्तु के बंडल को ले जाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मुद्रा एक सामान्य क्रिया विक्रय का साधन का कार्य करने लगा। अर्थव्यवस्था का विकास की इसी काल में व्यक्तियों के समूह प्रशासन करने के लिए कठोर सरकार गवर्नमेंट के उद्भव हुआ। सरकार की स्वीकृति तथा जनता के विश्वास से मुद्रा का चलन होने लगा। अर्थव्यवस्था का विकास के साथ अब लोग मुद्रा से भी हल्की चीज को आवश्यकता महसूस करने लगा। फलनता देश के सरकार आधिपत्य से स्थापित बैंकों का निर्माण हुआ, जिसके द्वारा अब और भी आसानी से मुद्रा का हस्तांतरण किया जाना लगा। जैसे हम चेक कहते हैं, इस एक व्यक्ति या संस्था द्वारा व्यक्ति संस्था के नाम से जारी करता और सरकारी आधिपत्य से स्थापित बैंकों द्वारा चेक द्वारा बैंक को आदान प्रदान होता है। आज के युग में मानवीय मस्तिष्क के लगभग सारा कार्य एक मशीन के द्वारा होने लगा है, जिसे हम कंप्यूटर कहते हैं। इस मशीन मानव के द्वारा किए गए आविष्कार का परिणाम है, जो मनुष्य से भी अधिक तेज स्मरण शक्ति रखता है। बिजली से चलने वाली
यह मशीन, जिससे हम कंप्यूटर कहते हैं, बड़ी तेजी से अपनी स्मरण शक्ति को बल पर पैसे का आदान प्रदान में सहयोग देता है। कंप्यूटर कैसा होता है इस चित्र में दिखाया गया। आजकल कंप्यूटर सूचना, शिक्षा एवं ज्ञान के सर्वत्र सुलभ साधन हो गया। प्रयोग एवं वैज्ञानिक आविष्कार के कारण पहले जहां बड़े कंप्यूटर लोगों के उपयोग में था, अब वहीं लैपटॉप काफ़ी प्रचलन में। मोबाइल में भी कंप्यूटर यंत्र काम करता है। मोबाइल में भी क्या करता है? कंप्यूटर में काम करता है। यह सब लोगों की बढ़ती आवश्यकता एवं वैज्ञानिक आविष्कार का कारण संभव हो पाया। ये क्या है? कंप्यूटर पर बैठा हुआ व्यक्ति यहाँ सही से नहीं दिख रहा है, लेकिन दूसरा चित्र में आप देख सकते हैं। यहाँ कंप्यूटर एक नई खोज। आजकल प्लास्टिक के एक छोटा सा टुकड़ा पर इंगित यांत्रिक चिन्ह के माध्यम से पैसे का आदान प्रदान तथा निकासी होने लगा है। जब एक व्यक्ति एक साधन से दूसरे साधन तक बिना विलंब से बैंक के माध्यम से पैसा लेन देन करता है, तो बैंक इस प्रणाली को कोर बैंकिंग प्रणाली कहते हैं। इस तरह के एक व्यक्ति प्लास्टिक यांत्रिक संकेत मैसोनिकल मार्क से किसी भी समय बैंक से एक चिन्हित स्थान से किसी भी समय पैसा निकाल सकता है। यह सारी क्रिया बिजली से कंप्यूटर द्वारा होता है। बैंक के जिस चिन्हित स्थान से हर समय पैसा निकालने की सुविधा होती है, उसे हम एटीएम, ऑटोमेटिक टेलर मशीन कहते हैं। जिस तरह आपने देखा है कि किस तरह से पहले अदला बदली के युग से हम लोग मुद्रा के युग में प्रवेश किए हैं। आज हम लोग बैंकिंग प्रणाली के चेक युग से भी आगे कोर बैंकिंग तथा एटीएम के युग में प्रवेश कर गए हैं। एटीएम के अलावा हम आज डेबिट कार्ड तथा क्रेडिट कार्ड के भी सुविधा प्राप्त हैं। इसे भी हम आर्थिक विकास का एक प्रयोग कहेंगे। मौद्रिक विकास का सांस्कृतिक कहानी। वस्तु विनिमय प्रणाली, वस्तु से वस्तु को लेन देन क्या कहलाता था? वस्तु प्रणाली। मौद्रिक प्रणाली, मुद्रा से वस्तुओं एवं सेवाओं का विनिमय। बैंकिंग प्रणाली, बैंक के माध्यम से चेक के द्वारा विनिमय की क्रिया संपादन। कोर बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत एक संकेत से एक व्यक्ति खाते से दूर अवस्थित व्यक्तियों के उसी बैंक के माध्यम से पैसे का हस्तांतरण। एटीएम प्रणाली, प्लास्टिक के एक छोटा सा कार्ड पर अंकित सूक्ष्म संकेत के आधार पर कहीं भी तय किसी सीमा निर्धारित बैंक के केंद्र से पैसा निकालने की सुविधा। डेबिट कार्ड, बैंक द्वारा दिए गए प्लास्टिक के कार्ड जिसके द्वारा बैंक में अपनी जमा राशि को पैसे का उपयोग करना। क्रेडिट कार्ड, बैंक द्वारा जारी किए गए प्लास्टिक का एक कार्ड जिसके आधार पर उसके धारक द्वारा पैसे अथवा वस्तु प्राप्त कर सकते। मुद्रा के इस विकास की कहानी के द्वारा समझा जा सकता है। सिंहासीन गांव की कहानी। बिहार के पूर्वी चंपारण जिला के रामगढ़वा थाना अंतर्गत सिंहासनी गांव का एक लड़का छोटू परैया अपनी मां को सब्जी वाली से अनाज के बदले सब्जी लेते देखता था। उससे जब भी अपनी छोटी मोटी जरूरत जैसे चीनी, कागज, पेंसिल आदि की जरूरत होती तो उसकी मां उसे गांव के दुकानदार से उन्हें छोटी मोटी चीज़ों को लाने के लिए अनाज देती। छोटू का पिता जब शहर जाते तो उसे अनाज बेचकर रुपया लेकर छोटू और उसकी मां के लिए कपड़े आदि लाते। छोटू के एक संबंधी श्याम कुमार पटना में नौकरी करता था। एक बार होली की छुट्टी में वो अपने यहाँ छोटू को बुलाया। एक दिन शाम को वह छोटू को अपनी गाड़ी से बाजार घुमाने ले गया। बाजार जाने पर एक बड़ा सा दुकान पर श्याम ने कुछ सामान खरीदा और जब पैसे देने के समय आया तो उसने एक प्लास्टिक के छोटा सा टुकड़ा दुकानदार को दिया जो कंप्यूटर के माध्यम से पैसे के भुगतान किया। अब छोटू आश्चर्यचकित होकर अपनी संबंधी श्याम कुमार से जिज्ञासा बस पूछा कि बिना पैसे के आपको यह सामान कैसे मिला। श्याम कुमार ने धीरे से छोटू को समझाया कि तुम्हारे घर पर तुम्हारी माँ जो अनाज के बदले वस्तु लेती है वह मुद्रा का पूर्व विनिमय की स्थिति थी जिसे वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। तुम्हारे पिताजी अनाज बेचकर पैसे लेकर जो शहर के सामान लाते हैं वह मुद्रिक प्रणाली कहते हैं। तुम्हारे पिताजी अनाज के बदले लेकर जो शहर से मुद्रिक प्रणाली स्थित है और आज हम जो प्लास्टिक के एक टुकड़े से अपनी वस्तु को कीमत को भुगतान किया हुआ कंप्यूटर युक्त बैंकिंग प्रणाली है। आज के युग में हम ऐसे भुगतान चेक द्वारा भी कर सकते हैं अथवा इसे प्लास्टिक के टुकड़े को जिस क्रेडिट कार्ड अथवा डेबिट कार्ड भी कहते हैं से भी कर सकते हैं। छोटू आचार्य से अपने संबंधी श्याम कुमार को बातों को सुनकर बड़े खुश हुआ और अपने गांव तथा स्कूल लौटकर अपने साथियों से विनिमय के विकास की क्रिया को कहने का संकल्प लिया। आर्थिक विकास की माप एवं सूचांक।
राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय के आर्थिक विकास का एक प्रमुख सूचकांक माना जाता है। किसी देश में एक वर्ष की अवधि में उत्पादित सभी वस्तु एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। सामान्य तौर पर जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश विकसित होता है, जिस देश की राष्ट्रीय आय कम हो वह देश अविकसित होता है। प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटल इनकम, आर्थिक विकास के मापन करने के लिए प्रति व्यक्ति आय के सबसे उचित सूचकांक माना जाता है। प्रति व्यक्ति आय देश में रहते हुए व्यक्तियों की औसत आय होती है। राष्ट्रीय आय के देश के कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है वही प्रति व्यक्ति आय कहलाता है। फार्मूला के रूप में प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय कुल जनसंख्या से देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, प्रति व्यक्ति आय निकल जाएगा। विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक के विश्व विकास रिपोर्ट, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2006 के अनुसार जिन देशों को 2004 से प्रति व्यक्ति आय 4,53,000 रुपये प्रति वर्ष या इससे अधिक हो तो वह विकसित देश, समृद्ध देश के, और जो देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय 37,000 रुपये प्रति वर्ष या उससे कम हो उन्हें निम्न आय वाले देश है, विकासशील देश कहा जाता है। भारत निम्न आय वाले देश के रूप में आता है क्योंकि भारत की प्रति व्यक्ति आय 2004 में केवल 28,000 रुपये प्रति वर्ष था। कुछ चयनित राज्य के अध्ययन से पता चलता है कि बिहार में प्रति व्यक्ति आय कम है। निम्न तनिक से स्पष्ट होता है। चयनित राज्यों के प्रति व्यक्ति आय पंजाब में 26,000, केरल में 22,2800, बिहार में 5700। तो ये इतना प्रति व्यक्ति आय है। तो ये तिलक इतना से स्पष्ट होता है कि इन तीनों राज्य में पंजाब की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। पंजाब में कितना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 26,000, तो सबसे अधिक है। और बिहार की प्रति व्यक्ति सबसे कम है। अगर विकास के मापने के लिए प्रति व्यक्ति आय का प्रयोग किया जाए तो इन तीनों राज्य में पंजाब सबसे अधिक और बिहार सबसे कम विकसित राज्य माना जाता है। मानव विकास सूचांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यह सूचांक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDF द्वारा महबूब उल हक के निर्देशन में तैयार की गई पहली मानव विकास रिपोर्ट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में प्रस्तावित किया गया है। UNDF द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट SDR विभिन्न देशों की तुलना में लोगों की शिक्षा स्तर, उनकी स्वास्थ्य स्थिति और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर करती हैं। तो मानव विकास क्या करते हैं, लोगों की शिक्षा के स्तर पर उनकी स्वास्थ्य स्थिति और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर करती हैं। जहां तक मानव विकास सूचांक HDI के प्रश्न है, 3 सूचांक है। जीवन अशांश, शिक्षा प्राप्ति, जीवन स्तर, फार्मूला के रूप में HDI जीवन अशांश सूचांक, शिक्षा प्राप्ति सूचांक, जीवन स्तर सूचांक। HDI 3 सूचांक के औसत हैं। बड़े पैमाने पर सभी देशों के HDI के दर से शून्य होती हैं। भारत तथा उसके पड़ोसी देश 2004 के मानव विकास रिपोर्ट के निम्न तिलिक से द्वारा स्पष्ट किया जाता है। तो नॉर्वे एक देश है जिसका 0.9.6.5 है, 1 नंबर पर है। ऑस्ट्रेलिया 3 नंबर पर, श्रीलंका 93 नंबर, पाकिस्तान 134, भारत कितना है 126 नंबर पर, चीन कितना 81 नंबर पर, बांग्लादेश 137 नंबर पर। क्या है ये सबसे खुशहाल देश कौन है, तो नॉर्वे सबसे बढ़िया देश है। अब UNDF मानव विकास रिपोर्ट 2006, चूंकि 2006 में 177 देशों के लिए HDI गणना की गई, इसमें भारत का HDI मूल्य 6.0 इतना तथा 126 कर्म पर है। इसका मतलब भारत का मानव विकास मध्यम स्तर का है। लिंग विकास सूचक GDI का दर में भारत 2000 में 105वां था, 2004 में 96 नंबर पर आ गया। यह आश्चर्य की बात है कि हमारे पड़ोस के एक छोटा सा देश श्रीलंका भारत से आगे हैं और भारत जैसे बड़े देश के बीच में इतना नीचा कम है, किंतु भारत में विकास की क्रिया तेजी आने के कारण अब स्थिति सुधरने लगी है। राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट नेशनल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट UNDF की मानव विकास के तर्ज पर भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट अप्रैल 2002 में जारी की गई थी। तो मानव विकास रिपोर्ट कब किया गया था, ये 2002 में जारी की गई। योजना आयोग द्वारा तैयार की गई इस रिपोर्ट के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 23 अप्रैल 2002 को नई दिल्ली में जारी किया है। रिपोर्ट को भारतीय लोकतंत्र को लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज बताते हुए योजना आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष KC पंत ने
ने कहा था कि राज्य के लिए योजना आकार तय करते समय इस आधार बनाया जा सकता है। इस पहली राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट NHRD ने 1981, 1991 और 2001 के लिए राज्य तथा संघीय क्षेत्रों के HDI के मूल्य के अनुमान लगाया गया था। इस रिपोर्ट में विकास की दरें विभिन्न थी। केरल के रैंक सबसे ऊपर था, जबकि बिहार, मध्य प्रदेश, असम, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश बीमारू रैंक सबसे नीचे था। तो ये सब क्या था, सबसे जो HDR मतलब मानव विकास रिपोर्ट था, सबसे ज़्यादा ऊपर रैंक में कौन था? केरल था। बाकी बच जबकि बिहार, मध्य प्रदेश, असम, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश ये सब का बीमारू का रैंक सबसे नीचे था। निर्धनता की स्थिति को जानने के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत मानव निर्धनता सूचांक ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स निर्धनता के परस्पर निर्धारित अनुपात पॉवर्टी रेशियो से काफ़ी मिलती जुलती हैं। राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर आदि मानव निर्धनता सूचांक HPI में कमी आई है। वहीं बिहार, उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान में इसमें मामूली कमी आई है। उपभोक्ता व्यय के आर्थिक विकास के सूचांक मानते हुए अपने देश की पहली राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट में यह बताया गया है कि विगत कुछ वर्षों में देश की ग्रामीण जनता को व्यय क्षमता में कमी आई है, जबकि शहरी क्षेत्र में काफ़ी वृद्धि हो चुकी है। आधारित संरचना का मतलब उन सुविधाओं तथा सेवाओं से है जो देश के आर्थिक विकास के लिए सहायक होता है। वे सभी तत्व जो बिजली, परिवहन, संचार, बैंकिंग, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल आदि देशों के आर्थिक विकास का आधार हैं। उन देशों के आधिकारिक संरचना आधारभूत ढांचा कहा जाता है। किसी देश के आर्थिक विकास में आधिकारिक संरचना का महत्वपूर्ण स्थान है। जिस देश के आधारभूत ढांचा जितना अधिक विकसित होगा वह देश उतना ही अधिक विकसित होगा। अब यहाँ से हम लोग थोड़ा आराम से पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से पढ़ने का मतलब है बिहार के बारे में पढ़ना, और हमारा राज्य बिहार है तो इसको थोड़ा डीपली पढ़ना है। बिहार का इतिहास काफ़ी गौरवशाली रहा है। जो बिहार का जो इतिहास है वो बहुत ही गौरवशाली रहा है। यही बिहार है जहाँ गौतम बुद्ध का ज्ञान प्राप्त हुआ। तो ये वही बिहार है जहाँ गौतम बुद्ध का ज्ञान का प्राप्त हुआ। लेकिन आज क्या है, बिहार मजदूरों का राज बन गया है ना। लेकिन पहले बिहार का इतिहास बहुत गौरवशाली था, लेकिन आज क्या है, बिहार मजदूरों का राज बन गया। यहाँ बिहार का गौतम बुद्ध का ज्ञान प्राप्त हुआ। यही बिहार है जो गौतम बुद्ध को क्या हुआ था, ज्ञान प्राप्त हुआ। महावीर ने शांति का संदेश यहीं से दिया था। बिहार से महावीर ने क्या दिया था, पूरे विश्व को शांति का संदेश दिया था। चंद्रगुप्त, अशोक, शेरशाह सूरी, गुरु गोविंद सिंह, बाबू वीर कुंवर सिंह, देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म इसी बिहार में हुआ था। बिहार में ही महात्मा गांधी ने चंपारण आंदोलन का बिगुल फूंका था। यानी बिहार से महात्मा गांधी क्या किया था, आंदोलन की शुरुआत किया था। बिहार के ही लोकनायक जयप्रकाश ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। लोक गीतकार भिखारी ठाकुर का जन्म इसी बिहार में हुआ था। लेकिन वही बिहार आज कई तरह के समस्या का शिकार है। लेकिन आज वही बिहार क्या है, कई तरह के समस्या शिकार है। यहाँ गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार तथा अशांति का माहौल है। साधनों के मामलों में धनी होते हुए बिहार का स्थिति दयनीय है। आज बिहार अति पिछड़े राज्य में गिना जाता है। कहने का मतलब है अति पिछड़े राज्य का कहने मतलब बीमारू राज्य। तो बिहार का पिछड़पन के कारण, आर्थिक दृष्टि से बिहार में पिछड़ेपन के प्रमुख कारण कई प्रकार से हैं। पहला कई प्रकार है, तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या। बिहार में देखिए तो पहला हम देख लेते हैं कि बिहार का कैसे क्या है, जो बिहार का पिछड़ने का कारण क्या है। ये 8 कारण है बिहार का पिछड़ापन का कारण 8। तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या, सबसे पहले क्या है पिछड़ने का कारण संख्या, यहाँ तेजी से जनसंख्या बढ़ती है। आधारिक संरचना का अभाव, यहाँ आधारिक संरचना नहीं है। कृषि पर निर्भरता है, सारा खाना पीना किस पर है, कृषि पर। बाढ़ और सूखा से क्षति है, बाढ़ और सूखा भी झेल लेता। औद्योगिक नहीं है, औद्योगिक पिछड़ापन। गरीबी है, खराब विधि व्यवस्था, कुशल प्रशासन का अभाव। यही सब कारण क्या है, बिहार का पिछड़ापन कारण है। तो एक एक कारण को हम लोग देखेंगे।
तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या। और तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या क्या है? बिहार का पिछड़ापन। बिहार में जनसंख्या काफ़ी तेजी से बढ़ रही, इससे चलते विकास के लिए साधन कम होता जाता है। अधिकांश साधन जनसंख्या के भरण पोषण में चला जाता है। आधिकारिक संरचना का अभाव। किसी भी देश या राज्य के विकास के लिए आधारिक संरचना का होना बहुत जरूरी है, लेकिन बिहार इस मामले में पीछे है। राज्य में सड़क, बिजली एवं सिंचाई का अभाव है। आधारिक संरचना इसे कहें जहां सड़क, बिजली का अभाव है, साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा भी कम है। यही वजह से बिहार में पिछड़ेपन की स्थिति कायम है। कृषि पर निर्भरता। बिहार अर्थव्यवस्था पूरी तरह से कृषि पर आधारित है। अर्थव्यवस्था बिहार का क्या है? पूरी तरह से कृषि पर आधारित है। यहाँ की अधिकांश जनता कृषि पर ही निर्भर है, लेकिन हमारी कृषि को भी हालत ठीक नहीं है। कृषि पर है लेकिन यहाँ का कृषि भी ठीक नहीं है। हमारी कृषि काफ़ी पिछड़ी हुई। हमारी कृषि जो काफ़ी पिछड़ी, इसके चलते कम उपज होती है। तो यहाँ से क्या होता है? कम उपज होती है। बाढ़ तथा सूखे से क्षति। बिहार किसका झेलता है? बाढ़ का भी झेलता है और सूखे का भी झेलता है। बिहार में खासकर उत्तरी बिहार में नेपाल से आए जल से बाढ़ आती है, और जो नेपाल से आते हैं जल वो बाढ़ आती है। हर साल कम या अधिक बाढ़ का आना बिहार तय है। पिछले साल 2008 में कोसी बाढ़ का प्रलय हमारे सामने है। इसमें कितने जान मान की क्षति हुई? 2008 में सबसे ज़्यादा जान मान की क्षति हुई। इस साल 2009 में भी नेपाल से आए जल के बागमती नदी में बाढ़ देखने को मिला। इसका आसपास इलाके में सीतामढ़ी, बागमती नदी का सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी आदि जगहों फसल को काफ़ी बर्बाद चित्ररत्ना द्वारा समझाया गया। ये बाढ़ का दृश्य दिखाया गया है। इसमें उतना साफ नहीं दिखता है, लेकिन इसी तरह सूखे की मार दक्षिण बिहार की झेलनी पड़ती है। और दक्षिणी बिहार में क्या है? सूखे की मार झेलनी पड़ती है। इससे हमारे किसानों को अकाल जैसी स्थिति को सामना करता है द्वारा समझने का प्रयास किया गया। इस तरह अपना बिहार बाढ़ तथा सूखे दोनों को चपेट में एक साथ रहता है। तो इस तरह बिहार क्या है? दोनों तरह से, एक तरफ बाढ़ के मार झेलता है, दूसरा तरफ सुखाड़ के मार झेलता है। तीसरा, चौथा ना औद्योगिक पिछड़ापन। 5वां नंबर में क्या? औद्योगिक पिछड़ापन। किसी भी देश या राज्य के लिए उद्योग का विकास जरूरी होता है, लेकिन बिहार में औद्योगिक विकास कुछ दिखता ही नहीं है। यहाँ के सभी खनिजों क्षेत्रों एवं बड़े उद्योगों तथा प्रतिष्ठित अभिक्रियाओं संस्था सभी झारखंड चले गए। इसी कारण बिहार में कार्यशील उद्योगी इकाई की संख्या नगण्य हो गई है। गरीबी। बिहार एक राज्य है जहां गरीबी के भार काफ़ी अधिक हैं। बिहार एक ऐसा राज्य है जहां क्या है? गरीबी के भार सबसे अधिक है। राज्य में प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत के आधे से कम है। इसके चलते ही बिहार पिछड़ा है। बिहार में निर्धनता का सूचांक। खराब विधि व्यवस्था। 7वां क्या है? खराब विधि व्यवस्था। किसी भी देश या राज्य के लिए शांति या सुव्यवस्था जरूरी होती है, लेकिन बिहार में वर्षों तक कानून व्यवस्था कमजोर स्थिति में थी, जिसके चलते नागरिक शांतिपूर्ण उद्योग नहीं चला पा रहा था। इस तरह खराब विधि व्यवस्था भी बिहार के पिछड़ापन के एक महत्वपूर्ण कारण बन गया। कौशल प्रशासन का अभाव। तो कौशल प्रशासन का अभाव। बिहार के प्रशासनिक स्थिति ऐसी हो गई है जिसमें पारदर्शिता का अभाव है। इसी कारण आए दिन भ्रष्टाचार का उदाहरण सामने आया है। तो हम लोग का बिहार की स्थिति यानी बिहार की जनसंख्या 2001 में जनसंख्या की था 9 करोड़ 8 से 9 करोड़, और भारत में इतना 102 करोड़। फिर जनसंख्या वृद्धि हुई 2 पॉइंट इतना, भारत में इतना वृद्धि हुआ। साक्षरता दर 47%, अब पूरे भारत में 64% था। साक्षरता पुरुष 60, तो यहाँ पूरे भारत में कितना था? 75%। साक्षरता स्त्री 33%, लेकिन यहाँ कितना हो गया? 54%। विकास दर 2 पॉइंट इतना, तो देश में 6 पॉइंट थे, इसलिए देश के ये कभी मुकाबला नहीं कर पाया। विकास दर हो गया, वार्षिक दर 1.7, तो यहाँ 27%। कृषि पर जनसंख्या निर्धनता 43%, यहाँ 60% रह गया। गरीबी रेखा नीचे यहाँ 42%, तो पूरे देश में 26%। प्रति व्यक्ति आय 3918 रुपया, और यहाँ कितना पूरे भारत में कितना? 13,226 रुपया था। और विभिन्न ये सरकारी दस्तावेज हैं। तत्कालीन राज्यपाल ने राष्ट्रीय विकास परिषद में 17 जून 2005 को अपने अभिभाषण में बिहार की आर्थिक स्थिति को जो लेखा प्रस्तुत किया था, वह उपरोक्त तिलिक में स्पष्ट किया गया है।
उपरोक्त लिख से स्पष्ट है कि बिहार में आर्थिक विकास की गति काफी धीमी है, किंतु वर्तमान में केंद्रीय संख्या संगठन CSO के आकलन में जहां घरेलू उत्पाद GDP 2003-4 में नकारात्मक निगेटिव 5 इतना -% वही 2004-5 में 8 से 9 के बीच सकारात्मक पॉजिटिव 11% हो गया, जो देश के सबसे तेजी से विकास कर रहा गुजर रहा है। गुजरात से कुछ अंक से दूसरे नंबर पर आ गया। गुजरात के अवधि विकास में 5% रहा, जबकि बिहार में 11% बिहार के विकास इस गति के कुछ आचार्य के अर्थशास्त्र मैक्रो इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। बिहार के पिछड़ापन दूर करने की उपाय, तो बिहार को पिछड़ापन के दूर करने का उपाय क्या है? आर्थिक विकास की गति को तेज करके ही बिहार को स्थिति में सुधारा किया जा सकता है। बिहार में आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए बिहार के पिछड़ेपन को दूर करना काफी जरूरी है। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा था कि बिहार का विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। बिहार देश के एक बड़ा राज्य है और इसका विकास की गति से तेजी आना से भारत विकास की संभव होगा। बिहार में पिछड़ेपन को दूर करने के लिए निम्न उपाय किए जा सकते हैं। जनसंख्या पर नियंत्रण। क्या करें? जनसंख्या पर नियंत्रण, तो राज्य में तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या पर रोक लगाया जाए। परिवहन नियोजन कार्यक्रम लागू किया जाए। इसके लिए राज्य की जनता खास करके महिलाओं को शिक्षा का प्रचार किया जाए। कृषि के तेजी से बढ़ते विकास। बिहार में कृषि ही जीवन का आधार है, अतः कृषि में नए यंत्रों का प्रयोग किया जाए। उत्तम खाद, उत्तम बीज का प्रयोग किया जाए ताकि उपज में वृद्धि लाया जा सके। इस तरह कृषि में तेजी से विकास कर बिहार के आर्थिक विकास किया जा सकता है। उसमें बिहार के विकास बाढ़ पर बहुत बड़ा बांधक है। फसल के एक बहुत बड़ा भाग बाढ़ के चलते बर्बाद हो जाता। फसल के बहुत बड़ा भाग क्या होता? बाढ़ के चलते बर्बाद हो जाता। जान माल में काफी क्षति होती है। उत्तरी बिहार के अधिकांश नदियां हिमालय से निकलती, इसलिए नेपाल सरकार के सहयोग से बाढ़ नियंत्रण का सफल बनाया जा सकता है। दुर्भाग्य से बिहार का दूसरा भाग सूखा चपेट में रहता है, अतः सिंचाई के पर्याप्त सुविधा के उपलब्ध कर इस दुखद स्थिति को छुटकारा पाया जा सकता है। आधिकारिक संरचना का विकास। बिहार में बिजली की काफी कमी है, अतः बिजली का उत्पादन बढ़ाया जाए। सड़क व्यवस्था में सुधार लाया जाए। शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधा में सुधार लाया जाए, जिससे विकास की प्रक्रिया और अधिक आगे बढ़ सके। उद्योग का विकास। बिहार से झारखंड का अलग होने से यह राज्य लगभग उद्योग बहीन हो गया। मुख्यतः चीनी मिल बिहार के हिस्से में रह गई, जो अधिकतर बंद पड़ी थी। लेकिन विगत कुछ वर्षों में देश के विभिन्न भागों में से तथा विदेश के पूंजी निवेश लाने के अनवरत प्रयास किया जा रहा है, ताकि वर्तमान में जर्जर अवस्था के उद्योग के पुनर्वास किया जाए। बिहार गरीबी दूर करना। बिहार में गरीबी के सबसे अधिक प्रभाव। बिहार के गरीबी रेखा के लगभग 42% भी अधिकांश लोग यहाँ के जीवन बसर कर रहे हैं। इसके लिए रोजगार की व्यवस्था किया जाए। स्वरोजगार का बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण दिया जाए। तो बिहार का पिछड़ापन दूर करने का उपाय क्या है? जनसंख्या पर नियंत्रण करना है, कृषि के विकास तेजी से करना है, बाढ़ पर नियंत्रण करना है, आधिकारिक संरचना का विकास करना है, उद्योग का विकास करना है, गरीबी दूर करना, शांति व्यवस्था का स्थापना करना है, स्वस्थ दार प्रशासन, केंद्रीय से अधिक मात्रा में संसाधन का हस्तांतरण, गरीबी दूर करना है ना, तो गरीबी दूर करना है, शांति व्यवस्था का स्थापना करना। बिहार में शांति का माहौल कायम कर व्यापारियों में विश्वास जगाया जा सकता है तथा अधिक आर्थिक विकास की गति को तेज किया जा सकता है। क्या कर रहा है? ईमानदारी प्रशासन है ना, ईमानदारी प्रशासन हो गया। बिहार के आर्थिक विकास के लिए स्वच्छ कौशल तथा ईमानदार प्रशासन जरूरी है। केंद्र से अधिक मात्रा में संसाधन का हस्तांतरण। बिहार में विकास के लिए केंद्र से अधिक मात्रा में संसाधन हस्तांतरण, ट्रांसफर ऑफ रिसोर्स की जरूरत है। कुछ राज्य में विशेष राज्य का दर्जा देकर उसे अधिक में केंद्रीय सहायता दी जाती है। विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त करने के कारण जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तर पूर्व के राज्य में विशेष सहायता मिलती रही। चूंकि बिहार आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा माना जाता है,
15 नवंबर 2003 को बिहार को एवं झारखंड को अलग हो जाने के बाद खनिज मूल्य क्षेत्र झारखंड में चला गया और बिहार के पास केवल उर्वरक भूमि तथा कुछ ही उद्योग रह गया। बिहार के अत्यधिक जनसंख्या का कृषि पर निर्भरता, सिंचाई की सुविधा का अभाव, जनसंख्या में तेजी वृद्धि तथा गरीबी जैसे अनेक समस्या यहाँ उपस्थित हैं। अक्सर बिहार के उत्तरी भाग बाढ़ से तबाह तथा दक्षिणी भाग सूखे से ग्रस्त हुआ। पिछले साल 2000 में कोसी के भयंकर बाढ़ का प्रकोप झेलना पड़ा। ऐसी परिस्थिति में सड़क, बिजली, नहर, स्वास्थ्य साधनों इत्यादि विकास के लिए अत्यधिक धन की जरूरत है। अपने आंतरिक साधनों से इसकी आपूर्ति नहीं हो जाती। इसलिए इन दिनों बिहार की विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की जोरों से हो रही। इस संदर्भ में राजनीतिक प्रयास काफी तेज किया जाए। विशेष राज्य का दर्जा मिलने के बाद राज्य का दर्जा केंद्र के द्वारा विकास का मन से अधिक सहायता और करों से रियायती मिलने लगेगी। इससे बिहार का विकास में गति आने का संभावना। लेकिन बिहार का विशेष राज्य दर्जा में केंद्र सरकार का समक्ष अनेक व्यवहारिक तथा प्रशासनिक समस्या आ रही है। अब क्या कह रहा है यहाँ, बिहार के आर्थिक विकास में बिहार की भूमिका है ना, भारत के आर्थिक विकास में विकास की भूमिका। बिहार देश का बड़ा राज्य है। भौगोलिक क्षेत्र और जनसंख्या दोनों से दृष्टिकोण बिहार का स्थान भारत में अपना एक अलग महत्व रखता है। इसलिए कहा जाता है कि यदि भारत का विकास करना है तो बिहार का विकास करना आवश्यक है, चाहे राजनीतिक साझेदारी की बात हो अथवा विकास के मापदंड स्थापित करने की बात हो। अब बिहार के नज़र अंदाज नहीं कर सकते। एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री कंजुनेट ने विश्व संदर्भ में यह कहा था कि गरीबी कैंसर रोग की तरह है। क्या है गरीबी? कैंसर के रोग तरह। जिस तरह शरीर के एक छोटा सा भाग हुए कैंसर पूरे शरीर को विषाक्त कर देता है, ठीक उसी तरह किसी एक भाग की गरीबी पूरे विश्व में संपन्नता के लिए घातक होता है। उपरोक्त कथन के सार्थकता इस बात में है कि बिहारपन और गरीबी में रखकर हमें भारतवर्ष के विकास और समृद्धि का कल्पना नहीं कर सकते। बिहार देश के एक ऐसा राज्य है जहां अत्यधिक उर्वरक भूमि, फर्टिलाइज लैंड है। हिमालय से निकलने वाली नदियां में अनवरत जल प्रवाह होता रहता है। यह नदियां नीचे कम स्तर पर ही जल प्राप्त हो जाता है। यदि बिहार की नदियां परस्पर जोड़ रिवर इंटरलिंक कर जल संसाधन उपयोग की योजना कर लागू कर दिया जाए तो उत्तरी विकास के बाढ़ के विभीषिका से बचाया जा सकता है तथा दक्षिण बिहार की सिंचाई की सुविधा को द्वारा सूखे से राहत दिलाया जा सकता है। बिहार में दक्ष मानव संसाधन की कमी नहीं है। न केवल वर्तमान में प्रौद्योगिक क्षेत्रों में बिहार की भागीदारी अधिक है, बल्कि यहाँ के कम पढ़े लिखे मजदूर ने भी दूसरे राज्य में जाकर वहाँ का विकास फलीभूत बनाया है। देश के सूचना प्रौद्योगिकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में पंजाब के कृषि विकास में बिहार के मानव संसाधनों के प्रमुख योगदान रहा। देश की आर्थिक विकास के प्रत्यक्ष क्षेत्र में बिहारियों का योगदान महत्वपूर्ण रहा है। यहाँ के प्राकृतिक संसाधन तथा कर्मठ मानव संसाधन के योगदान से बिहार की कृषि और कृषिजन्य या कृषि जनहित उद्योग के विकास से राज्य का विकास किया जा सकता है। हाल के वर्षों में बिहार विकास में गति आई है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO ने बिहार के कृषि जनहित उद्योग, ऐसा उद्योग जो कृषि उत्पादन पर आश्रित होता है अथवा जिनके उत्पादन में कृषि क्षेत्र में कच्चे माल आता है, उसे कृषि जनहित उद्योग कहते हैं। उदाहरण के लिए आम से अचार बनना, टमाटर से टमाटर सॉस बनना इत्यादि। वर्तमान बिहार दर 11.3% माना है, जो देश के गुजरात में 11.5 के दूसरा है। विगत वर्षों में भारत के विकास की गति में तेजी आई है। विकास की गति के कारण ही वर्तमान दौरे के आर्थिक मंदी के दुर्भाव भारत की अर्थव्यवस्था पर कम हुआ है। यह संतोष की बात है कि विगत वर्षों में बिहार के विकास के लिए कारगर प्रयत्न किया जा रहा है। बिहार के प्रगति की इस दौर की प्रशंसा देश भर में की जाने लगी। यदि देश के और बिहार कंधे में कंधे मिलाकर विकास की क्रिया वर्तमान दौर के कारगर तर्क करे तो 21वीं सदी में आर्थिक दृष्टि से भारत विश्व के अग्रणी देश में आ जाएगा। अतः स्पष्ट है कि देश के आर्थिक विकास के लिए बिहार का भूमिका महत्वपूर्ण है। मूलभूत आवश्यकता एवं विकास का संबंध। देश के नागरिकों को रहने के लिए मकान, खाने के लिए रोटी तथा शरीर ढकने के लिए कपड़ा उनकी न्यूनतम मूलभूत आवश्यकता है। हर समय सत्ता के गलियारों में रोटी, कपड़ा और मकान के नारे जोर से बुलंद किए जाते हैं।
ताकि देश के विकास और लोगों के न्यूनतम आवश्यकता को पूरा किया जा सके। देश की गरीबी के लोग को असंख्य एवं न्यूनतम मूलभूत आवश्यकता पूर्ति करना रहता है। यद्यपि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद विगत 60 से अधिक वर्षों में देश के विकास के बहुत सारे कार्यों में चलम चला है। देश की बढ़ती हुई जनसंख्या विकास के मार्ग में एक बहुत बड़ा बाधक है। अतः विकास के दर बढ़ाने के बावजूद भी गरीबी उन्मूलन नहीं हो पाए। इसके कारण गरीबी रेखा पॉवर्टी लाइन के नीचे रहने वालों की संख्या में अपेक्षित कमी आई है। गरीबी रेखा, तो अब यह गरीबी रेखा पॉवर्टी लाइन, गरीबी को निर्धारित करने के लिए योजना आयोग के द्वारा सीमांकन बॉर्डर लाइन किया गया है। गरीबी रेखा कैलोरी मापदंड पर आधारित है। ग्रामीण क्षेत्रों में 24 कैलोरी तथा शहरी क्षेत्रों में 21 व्यक्ति निर्धारित किया गया है। साथ में गरीबी के माप के यह एक काल्पनिक रेखा है। इस रेखा लाइन से नीचे लोग की गरीबी रेखा के नीचे बिलो पॉवर्टी लाइन माना जाता है। इसे पेश में बीपीएल भी कहा जाता है। नरेगा ग्रामीण रोजगार देने की यह एक राष्ट्रीय योजना है। नरेगा क्या है? ग्रामीण रोजगार देने की एक राष्ट्रीय योजना है। इसके अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम 100 दिन के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है। इसके लिए न्यूनतम मजदूरी नहीं आई है। समुचित न्यायपूर्ण सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से लोगों को खाने के लिए रोटी उपलब्ध हो सकता है। देश में रोजगार के द्वारा नागरिकों को आय में वृद्धि की जा सकती है, जिससे उन्हें कपड़ा और मकान उपलब्ध होगा। देश के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी मजदूरों के लिए राष्ट्रव्यापी रोजगार देने की योजना बनाई है। यह योजना स्कीम राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट ग्रांटेड एक्ट के तहत शुरू की है। इसे सापेक्ष में नरेगा कहा जाता है। ग्रामीण रोजगार देने की इस स्कीम के विश्व के सबसे बड़ा रोजगार योजना माना जाता है। विकास की अवधारणा से हमारा मतलब है देश के सभी क्षेत्रों और सभी वर्गों का विकास हो। ये सभी क्षेत्र में हमारा मतलब है कृषि, उद्योग, विकास, व्यवसाय आदि में से हो। तभी सभी वर्ग का विकास से हमारा मतलब निष्पक्ष रूप से तथा बिना भेदभाव किए संपूर्ण समाज के विकास से हो। इन दिनों सभी वर्ग के समग्र विकास का अवधारणा महत्वपूर्ण हो गई है, जिससे हमें आर्थिक शब्दावली में इंक्लूसिव ग्रोथ कहते हैं। इस प्रकार विकास के द्वारा हमारा प्रयास लोगों के मूलभूत आवश्यकता को पूर्ति करना होता है। तो निम्न में से प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है? तो आप पूरा चैप्टर पढ़े होंगे, पूरा अध्याय पढ़े होंगे, तो इसमें से आसानी से लगा देते कौन सा कृषि क्षेत्र को क्या कहते हैं? प्राथमिक क्षेत्र। और इनमें से देश का मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो अमेरिका का पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, चीन साम्यवादी है। तो भारत क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत का योजना आयोग का गठन कब किया गया था? 15 मार्च 1950 को। भारत का योजना गठन कब किया गया था? 15 मार्च 1950 को। ठीक है, तो ये सब हमने आप लेक्चर में जरूर देख लिए होंगे। जिस देश के राष्ट्रीय आय अधिक होता है कहलाता है विकसित या अर्धविकसित। इनमें से कोई तो कौन सा कहलाता है? विकसित देश। इनमें से किस पिछड़े राज्य कहा जाता है? तो बिहार को कहा जाता है। भारत अंग्रेजी शासक का क्या है? उपनिवेशक था, है ना। अंग्रेजों ने भारत अर्थव्यवस्था को क्या किया था? शोषण किया। अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन का क्या है? प्रणाली है। द्वितीय क्षेत्र को क्या कहा जाए? औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। आर्थिक विकास आवश्यक रूप में परिवर्तन की प्रक्रिया है। भारत में आर्थिक विकास का श्रेय नियोजन को दिया जाता है। आर्थिक विकास के माप करने के लिए प्रति व्यक्ति आय के सबसे चर्चित सूचकांक माना जाता है। साधनों के मामलों में धनी होते हुए बिहार की स्थिति दयनीय है ना। बिहार में कृषि ही जीवन का आधार है। बिहार का विकास में बाढ़ एक बहुत बड़ा बाधक है। और ये सारा क्वेश्चन हम नोट्स में करवा दिए हैं। अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? सतत विकास, ये सब का आर्थिक नियोजन है। मानव विकास रिपोर्ट क्या है? संरचना आधारित विकास दिया है। अर्थव्यवस्था संरचना को क्या समझते हैं? इनके कितने भागों में बांटा? आर्थिक विकास क्या है? ये सब क्वेश्चन क्या हो गया? ये सब क्वेश्चन हमने नोट्स के माध्यम से करवा दिए हैं।